Now let's start. Let's take down few questions. इस बेचारे को भी रेस्ट की ज़रूरत है, दे दिया 1 मिनट का रेस्ट, हो गया इसका काफ़ी काम। भाई हम भी इंसान हैं, हम तो लेते हैं रेस्ट, ये बेचारे को भी रेस्ट दिया जाए। लास्ट टाइम हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे और हमने नंबर ऑफ मैन वाला वर्ड प्रॉब्लम किया था। अब एक पोटैटो रेस जैसा एक फेमस प्रॉब्लम है, स्कूल में भी किया होगा आपने शायद, है ना? तो थोड़ा सा ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, स्टोन और पोटैटो ऐसा वाला क्वेश्चन लिखो। along a road lie, ठीक है ना? आपकी मॉड्यूल में इफ यू वांट टू राइट फ्रॉम मॉड्यूल, ये ड्रिल 2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना? along a road lie an odd number of stones, along a road lie an odd number of stones, an odd number of stones placed at interval of 10 meters, placed at interval of 10 meters. These stones have to be assembled around the middle stone. These stones have to be assembled around the middle stone. Around the middle stone, a person can carry only, a person can carry, a person can carry only one stone at a time. Only one stone at a time. A person can carry only one stone at a time. A man carried the job. A man carried the job with one of the end stones, with one of the end stones, by carrying them in succession, by carrying them in succession. In carrying all the stones, in carrying all the stones, he covered a distance of 3 kilometer, a distance of 3 kilometer. Find the number of stones. Find the number of stones. ठीक है, तो फेमस क्वेश्चंस है, यूजुअली क्वेश्चंस दिखेंगे आपको एग्जामिनेशन में, इसीलिए इनको एक बार हम कर रहे हैं। तो एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को काफी अच्छे से। Along a road lie odd number of stones placed at an interval of 10 meters. मतलब एक रोड पे odd number of stones है और हर एक स्टोन 10 मीटर्स के डिस्टेंस पे दिया हुआ है। Now these stones have to be assembled around a middle stone. मतलब इनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का है, एक स्टोन इधर है तो दूसरे जो होंगे स्टोन्स इसी के अराउंड में अरेंज्ड किए गए। तो लेट्स से दिस इज मिडिल स्टोन, तो हम बोल सकते हैं कि एन स्टोन्स इधर है हमारे पास, एन स्टोन्स आर ऑन दिस साइड और कुछ सेम नंबर ऑफ स्टोन्स इस साइड होगा। सो हम जो शुरू कर रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि टोटल 2n+1 स्टोन्स है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बोल क्या रहा है, दीज हैव टू बी अराउंड द मिडिल स्टोन, असेंबल्ड अराउंड द मिडिल स्टोन, मतलब मिडिल स्टोन के आसपास में असेंबल किए गए हैं। A person can carry only one stone at a time. A man carried the job with one of the end stones by carrying them in succession. In carrying all the stones, he covered a distance of 3 kilometers. तो उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 3 किलोमीटर का किया है। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स बताना है कितने होंगे। मतलब टास्क क्या है, एक इंसान ने यहाँ से शुरू किया, एक एंड पॉइंट से शुरू किया, पहला स्टोन उसने उठाया, मिड पॉइंट पे जाके रखा, दूसरा स्टोन उसने उठाया आके फिर मिड पॉइंट पे जाके रखा,
वो एक ही स्टोन एक टाइम पे लेके जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब उसने सारे लेफ्ट हैंड साइड के सारे स्टोन जब वो यहाँ पे रख चुका है, उसके बाद वो राइट हैंड साइड जाएगा, एक स्टोन उठाएगा, लेके वापस आएगा, दूसरा उठाएगा रखेगा, तीसरा उठाएगा रखेगा, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। और ये पूरे प्रोसेस के अंदर उसने टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर कवर किया है। सो यू हैव टू टेल हाउ मेनी स्टोन्स वर देयर। चलिए, सो नाउ द वर्क इज कैरिड फ्रॉम द एंड स्टोन। उसने क्या किया, जो उसने काम शुरू किया वो एंड स्टोन से काम शुरू किया। सो लेट्स से वो पर्सन यहाँ पे खड़ा रहता है, स्टैंडिंग ओवर हियर, उसने सबसे पहला स्टोन उठाया और वहाँ ले गया। तो पहले स्टोन को उठा के वहाँ ले जाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा बेटा? 10 हर स्टोन के बीच का डिस्टेंस है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 10 कवर करना पड़ा उसको। सो 10 वाज द डिस्टेंस दैट ही हैड कवर्ड फॉर द फर्स्ट स्टोन। फिर क्या हुआ, वो यहाँ पे पहुँच गया। अब उसने एक स्टोन रख दिया था और वो यहाँ पे अभी, अब उसने एक स्टोन यहाँ रखा, उसके बाद अब इसको क्या करना है, ही हैज़ टू अगेन गो ओवर देयर, पिक अप द सेकेंड स्टोन एंड कम बैक। तो दूसरा स्टोन जब वो पिक करने गया तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 10n - 10 डिस्टेंस कवर करना पड़ा। कितनी बार? 2 बार। सिमिलरली, ठीक है ना, तो फर्स्ट जब उसने कवर किया तो 10n डिस्टेंस कवर किया, दूसरा कवर करने के लिए 10n माइनस, ठीक है, तो दूसरा कवर करने के लिए 10n - 10 इंटू 2, क्योंकि गया और आया दोनों काम किया उसने। इसी तरीके से जब वो थर्ड स्टोन लेने जाएगा तो 2 टाइम्स 10n - 20 गोज ऑन टिल। अब होगा क्या, जब वो लास्ट स्टोन लेने जाएगा तो लास्ट स्टोन लेगा 10 मीटर्स की दूरी पे और रखेगा आएगा, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। लास्ट स्टोन करने गया तो 10, 2 इंटू 10। ये सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, अब वो जाएगा राइट हैंड साइड, तो फिर पहला स्टोन कलेक्ट करके आने में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 2 इंटू 10। फिर दूसरा स्टोन 2 इंटू 20, ऐसे करता हुआ जाएगा। पता क्या चला, लास्ट स्टोन तक जा रहा है, सेकेंड लास्ट में वापस से वही 2 इंटू 10n - 10, और लास्ट स्टोन अब कलेक्ट करने जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20n, ठीक है, 10n और 10n 2 बार, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 2 इंटू 10n, यू कैन सी दैट एज 2 इंटू 10n, ओके। तो अगर मैं एक 10n ऐड कर देता हूँ और एक 10n सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ही सीरीज 2 बार लिखी हुई है? कैन आई से द सेम सीरीज इज रिटन ट्वाइस? Yes, sir. और ये टोटल जो चला वो कितना चला? टोटल ये 3 किलोमीटर चला है। तो कैन आई से दैट ऊपर 10 मीटर है और ये 3 किलोमीटर है, तो 3000 मीटर करना पड़ेगा। अच्छा, अब और एक चीज़ देखो आप, क्या क्या कॉमन Excuse me, sir. यस बेटा, सर ये 10n + 10n - ये क्या किया? सिमेट्री बनाने के लिए। 10n नहीं तो अकेला बैठ जाता ना, तो उसको हमने क्या कर दिया, 10n ऐड कर दिया, तो 2 टाइम्स 10n हो गया और एक 10n घटा दिया, ठीक है। पहले में तो सिर्फ 10n ही था हमारे पास, बट सीक्वेंस अगर देखूँ तो 2 टाइम्स समथिंग 2 टाइम्स समथिंग 2 टाइम्स समथिंग बन रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब हम और क्या क्या करने वाले देखो, हर सीरीज में से एक 2 कॉमन निकाला और 10 कॉमन निकाला। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो लिखा है n, n-1, n-2, कहाँ से कहाँ तक? 1 तक, 1 + 2 से लेके n तक लिखा हुआ है, यस।
यही स्टोरी लिखी हुई है, ये वाला टर्म n-1 है, ये वाला टर्म n-2 है, ये n लिखा हुआ है, तो 1 से लेके n तक सारे टर्म्स लिखे हुए हैं और ये 2 बार लिखे हुए हैं, तो एक इंटू 2 और कर सकता हूँ मैं। यस, अब ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है मुझे, ये वाली वैल्यू दी गई है 3000 के। अच्छा, एक -10n भी है, ध्यान रखना इधर, हाँ, दिस वन -10n ऑल्सो। यहाँ पे सर ये क्या हुआ अभी? बेटा हमने इसको लिखा, रीराइट करा, ये देखो ये दोनों सीरीज ऐड कर दी? दोनों सीरीज सेम सीरीज है, 2 बार लिखी हुई है, तो एक इंटू 2 कर दिया, ट्वाइस हो जाएगा ना। यस सर। है ना। नेक्स्ट अभी हम क्या कर रहे हैं, सब में से देखो पहले तो 10 निकाल लेंगे, तो एक 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, 4 टाइम्स 1 2 से लेके n तक -n तक 300 के बराबर है। इजी। नेक्स्ट, अब करना कुछ नहीं है, 4 व्हाट इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n इज इक्वल टू 300, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 n n प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू 300, ठीक है। क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई और कैसे कर सकते हो, n बाहर निकाल लिया आपने, 2n प्लस 2 माइनस 1 300 हो गया, ये कितना हो जाएगा n इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 300 आ गया, है ना, सही है ना, यही बन रहा है। हाँ सर। है ना। अच्छा, अगर अभी इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 24 और 25 आ जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, स्प्लिटिंग ही करना पड़ेगा ना, है ना। देखो 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 और 300 तो आ जाएगा 600, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 600 यस नेगेटिव के साथ एंड सम इज 1, तो प्रोडक्ट क्या जाएगा, तो बोल सकते हैं 25 और -24, यही बैठ रहा है क्या, हाँ सर यही आएगा। तो n का वैल्यू, अच्छा यहाँ से भी ओरली बता सकते हैं, देखो इतना कोई टेंशन नहीं है, n की वैल्यू 12 आ जाएगी यहाँ से, देखो 12 इंटू 25, यही है ना, ठीक है, स्प्लिटिंग से भी यही आएगा बेटा, 2n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 25n माइनस 300 इज इक्वल टू 0 कर लेना, अब 2n आ जाएगा n प्लस, है ना, सॉरी -24 प्लस 25 होगा ये, ठीक है, क्योंकि प्लस इज अ ग्रेटर, -24 और 25, तो दिस विल बी n -12 प्लस 25 n -12 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू या तो 12 आ जाए या तो -25/2 आ जाए। अब n का वैल्यू 12 आ गया, जो कि यहाँ से ही बता सकते थे हम ना, बट करने के लिए क्वाड्रेटिक आपने सॉल्व कर लिया, n का वैल्यू 12 आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल स्टोन कितने हैं भाई, 12 इस साइड होंगे, 12 इस साइड होंगे और एक खुद बीच का स्टोन होगा, तो टोटल देयर विल बी 25 स्टोन्स, नोट कर लो इसको, एंड वी हैव टेकन द टोटल नंबर ऑफ स्टोन इज 2n प्लस 1, so total number of stones is 2n plus 1, which is 2 into 12 plus 1, which is 25. Note it down. ओके, थोड़ा ऊपर करो। प्लीज बेटा लो, मैं पूरी स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको, पूरा आंसर एक साथ दिखेगा आपको, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन ले लेंगे अभी, सब बच्चों को समझ आ गया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन विच कुड बी फ्रेम्ड इन द चैप्टर ऑफ 10th ग्रेड, आपके 10th के सिलेबस में एक ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है जो कंफ्यूजिंग हो थोड़ा बहुत, ठीक है, बट अभी आपको पता चल गया तो ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, the interior angles
of a polygon of सर a मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन है ये? next question, the interior angles of a polygon are in AP. तो अभी 15th है आपका, वही ड्रिल का 14 हमने किया, अब ये 15th वाला. The interior angles of a polygon are in AP. The smallest angle is 120 degrees. The smallest angle is 120 degrees and the common difference is 5 degrees. And the common difference is 5 degrees. Find the sides of the polygon. Find the number of sides of polygon. The interior angles of the polygon are in AP. The smallest angle is 120 degrees and the common difference is 5 degrees. Find the number of sides of the polygon. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन. सर ये 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट. सर 1 मिनट. सर एक ओके, शुभ का मेरे पास एक आंसर आ चुका है. ओके, शुभ पीछे तो शायद अलग दिया है, देख लेते एक बार कैसे करेंगे. सर 1 मिनट है. सर 1 मिनट. चलो जिनको कोई आइडिया नहीं उनको थोड़ा बहुत आइडिया तो दे दूं. देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर इन एपी. मतलब अगर हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स अगर एपी में है तो उस एपी को हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं. लेट्स से द टर्म्स आर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये सारे इंटीरियर एंगल्स है बेटा. क्वेश्चन में दिया है स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्रीज है, मतलब जो ए है वो 120 है क्योंकि सबसे छोटा तो ए होता है ना. ओके, तो 120 डिग्री सबसे छोटा है और कॉमन डिफरेंस 5 है, मतलब जो दूसरा एंगल है वो उससे 5 ज़्यादा है ना. कॉमन डिफरेंस 5 है, मतलब 5 है तो आप बोल सकते हो 5 ज़्यादा है. ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ 125. देखो आप ऐसा सोच सकते हो सर फिर 5 कम भी तो कर सकते हैं, बट इसने छोटा ही 120 बोल दिया है तो दूसरे ऑब्वियसली से ज़्यादा हो जाएंगे. तो एंगल से 120, 125, 130, 135 एंड इट गोज ऑन. ये एपी है आपके पास एक एंगल्स की, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, है ना. बिल्कुल, अब बस सही आंसर है. ओके, अब हमें ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप बताओ कि कितनी नंबर ऑफ साइड्स रही होंगी. तो क्या क्राइटेरिया है जो डिसाइड करेगा कि भाई इसके बाद तो पॉलीगन नहीं बन सकता है. व्हाट इज गोइंग टू लिमिट द पॉलीगन. एंगल सम प्रॉपर्टी है ना. भाई हर पॉलीगन एंगल सम प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही. 3 साइड है तो 180, 4 साइड है तो 360. So what is angle sum property of a polygon of n sided figure? n minus 2 into 180. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या जाएगा आपके पास n minus 2
इंटू 180, ये होगा n माइनस टू इंटू 180 डिग्रीज। तो यही सारे एंगल्स का सम होना चाहिए। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसके n साइडेड फिगर है तो ये n टर्म्स का सम इसके बराबर होना चाहिए। कैन आई से दैट? सो लेट्स फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो ये हो जाएगा n बाई 2, 2 इंटू a plus n minus 1 into common difference is 5. Can I say this is nothing but n minus 2 into 180? Yes. अब दोनों को ओपन अप कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास, देखो n minus 2 इंटू 180 के लिए एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा n 240 प्लस 5n माइनस 5। अच्छा 5 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 235 प्लस 5n, और ये एक n आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। अब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से 5 अगर कॉमन निकाल लिया तो n प्लस 5 बाहर निकाल लिया, तो ये आ जाएगा n प्लस, नाउ इफ आई डिवाइड 47 तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, एक n भी है बेटा यहाँ ना, ये 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 180। अब अगर कट करोगे 5 को तो आ जाएगा 36, है ना, तो n स्क्वायर प्लस 47n is equals to 72n minus 144. So from here we'll get n square minus 50 आ जाएगा ये 25, यही आ रहा है। यस सर। अब 144 को स्प्लिट कर देते हैं, 12 12 तो 16 9। 16 और 9 आ रहा है ना, हाँ सर। n स्क्वायर माइनस 16n, अच्छा प्लस है ये माइनस ऑफ 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, या तो 16 आ जाएगी 16 या और तो 9। अब बच्चे इसके बाद ही मिस्टेक करते हैं, यहाँ तक हर कोई सॉल्व कर लेता है काफ़ी अच्छे से। अब n की वैल्यू 9 अगर आप रखोगे कोई बात नहीं है, n की वैल्यू जब आप 16 रखोगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा, देखो जब आपने n का वैल्यू 16 रखा तो भाई 16th जो साइड होगी, जो 16 साइड्स हैं, तो 16th की एंगल भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा a प्लस 15d, जो कि हो जाएगा 120 प्लस 15 इंटू 5, तो 120 प्लस 15 5 जा 75, तो ये हो जाएगा 195। तो कभी एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा हो नहीं सकता भाई, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ही 180 होता है, तो इंटीरियर 180 से छोटा होना चाहिए। तो 195 भले हमारा सम मैच कर रहा है, लेकिन 195 एंगल कभी हो नहीं सकता, इसीलिए 16 साइड्स कभी हो नहीं सकती। सो 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो टोटल 9 साइडेड पॉलीगन इज देयर। ठीक है, आयुष का बिल्कुल सही आंसर आ गया मेरे पास, यस। ठीक है, प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 18th वन ऑफ दिस, 18th क्वेश्चन है जो इस मॉड्यूल का। लिखो, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट अ सर्टेन फैक्ट्री, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज लेट मी नो। बहुत ही इजी तरीके से आई थिंक समझ आ गया होगा आपको ना। Sum of n terms of this is equal to the sum of interior angles of the polygon of n sided figure. Next, a piece of equipment costs a certain factory rupees 6 लाख लिखा है ना। If it depreciates, पॉइंट लगा है ना। कौन लगा रहे, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है क्या लिखा है, एक सेकेंड। सर 600 रुपए हैं। सर 600 है। हाँ 600 रुपये, देखो अगर 600 रुपये लेंगे, ये अब पीस ऑफ इक्विपमेंट डॉट लगा है सर, कॉमा नहीं है। सर 6 लाख ये है। 6 लाख होगा, लॉजिकल देखो क्यों पीछे 3 जीरो क्यों दिया, वही सर, 3 जीरो क्यों दिया पीछे, नहीं सर। 6 लाख लिख लो ना, करके देख लेते हैं, आंसर अगर मैच करता है ठीक है, नहीं तो सर, कौन सा क्वेश्चन है? 6 लाख कौन सा ही है सर, क्वेश्चन 6 है? लाख। ठीक है ना। चलो एक सेकेंड, चलो भाई अब तुम भी थक गए क्या। चलो लिखो, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट अ सर्टेन फैक्ट्री रुपीज 6 lakhs if it depreciates in value, if it
depreciates in value, ठीक है ना, if it depreciates in value 15% the first year, 15% the first year, 13.5% the next year, 13.5% the next year, 12% third year, and so on and so on. What will be its value at the end of 10 years? What will be its value? What will be its value at the end of 10 years? All the percentages are applicable. All the percentages are applicable to original cost. ठीक है, a piece of equipment, ठीक है ना, a piece of equipment cost 6 lakh rupees. If it depreciates in value 15% the first year, 13.5% the next year, 12% the third year, and so on. ऐसे इसकी वैल्यू घटती जा रही है, इतने से घट रही है, 15% से घट रही है, फिर 13.5 से नेक्स्ट ईयर घट रही है, फिर 12 से थर्ड ईयर में घट रही है 12% से, ठीक है ना। तो 10 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी रही होगी? बच्चे पहले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि पहले वो 15% से कम करते हैं, फिर नेट वैल्यू निकालते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर 13.5 से कम करते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फंडा है, ठीक है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फंडा है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फंडा नहीं लगा रहा है, वो बोल रहा है जो परसेंटेज से डिक्रीमेंट हो रहा है वो ओरिजिनल कॉस्ट के परसेंटेज में हो रहा है। पुराने पर ओरिजिनल कॉस्ट उसका 6 लाख है तो 6 लाख का 15% कम हुआ, फिर 6 लाख का 13.5% कम हुआ, फिर 6 लाख का ही 12% कम हुआ है, ठीक है। सो यू कैन थिंक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ओके। बट ये जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम सोचते हैं बैंक वाला, वो ऐड करता है चीज़ों को। ये डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, वैल्यू घट रही है। नहीं हृदय, इतना ज़्यादा आंसर कैसे आ रहा है? तुम्हारा आंसर आ रहा है 5,91,000। बेटा देखो 15% तो पहले ही साल में घट गई वैल्यू, 10% मतलब होता है 60,000, 15% मतलब होगा 90,000, तो पहले साल ही उसकी प्राइस हो जाएगी 5,10,000, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा 2 मिनट, बस 2 मिनट सर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन हाँ सर 2 मिनट। थोड़ा सा कुतुबुद्दीन गलत आ रहा है। चलो करते रहो, मेरे साथ साथ आ जाओ। अरे सर बस 2 मिनट ही होने वाला है सर, ये बस 2 हाँ सर मिनट। सिर्फ 2 मिनट। करो करो बेटा करो, लेकिन जिनको कोई आइडिया नहीं थोड़ा बहुत उनको क्लू तो दूं मैं। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है,
15% से पहले वैल्यू घटी, 13.5 से फिर घटी, 12% से फिर घटी, है ना। तो क्या मैं इन परसेंटेजेस को ऐड कर दूं 10 साल तक? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आई विल बी एडिंग द परसेंटेज? क्योंकि देखो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 2 साल के लिए होता है तो T2 कर देते हैं हम, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, याद है, पी आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लेट्स से R1 टाइम इज पीरियड, लेट्स से 1 ईयर बाय 100, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर PR2/100 नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर PR3/100 नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल बदल रहा है तो, और जो वो कॉस्ट लगा रहा है, जो इंटरेस्ट लग रहा है, वो किस पे लग रहा है, पुराने प्रिंसिपल पे। तो इसी में आप समझो P/100 बाहर निकाल दिया तो हुआ क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 3। गेट माई पॉइंट। जब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला स्कूल में पढ़ते थे 8th में, है ना, 8th में पढ़ते थे या शायद 7th में, है ना, तो उसमें क्या होता था, PR/100 अब इंटू 2 करते थे टाइम का। वो क्यों करते थे, क्योंकि मान लो अगर 2 साल है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो 2 बार ऐड करने के बजाय मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2PR/100, this is nothing but PRT/100 where T is nothing but 2 years। तो ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड है, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन बना इस तरीके से गया है, ठीक है ना। अब लेट्स सी कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिशिएटेड अमाउंट। डेप्रिशिएटेड अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, टोटल में से डेप्रिशिएटेड अमाउंट माइनस कर दूंगा तो उसकी फाइनल वैल्यू निकल आएगी मेरे पास। दिस इज व्हाट आई विल बी फॉलोइंग, ठीक है। शुभ का आंसर भी शुभ नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा बेटा। देखो अभी हम कैसे निकालने वाले, ध्यान से देखना। तो कितना डिप्रिशिएट हुआ, तो पहले साल में 15% से डिप्रिशिएट हुआ। मान लो P इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना डिप्रिशिएट हुआ फर्स्ट ईयर के बाद। फिर दूसरे साल कितना हुआ, 13.5% डिप्रिशिएट हुआ। प्रिंसिपल बेटा सेम रह रहा है, उसने बोला है, लास्ट लाइन आप रीड करो, द परसेंटेजेस आर एप्लीकेबल टू द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई करना है, वरना क्वेश्चन AP से नहीं होता, एंड दिस वुड नॉट हैव बीन क्वेश्चन ऑफ AP एनीमोर। फिर आ जाएगा P/12/100 थर्ड ईयर। अच्छा बताओ फोर्थ ईयर में क्या होगा, P/10.5/100। गॉट माई पॉइंट, एंड इट गोज ऑन। एंड हाउ मेनी ईयर्स आर देयर, दिस इज 10 ईयर्स का स्टोरी, 10 साल का स्टोरी है। अब अमाउंट डिप्रिशिएटेड निकाल निकाल के क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। भाई पहले साल में इतना कम हुआ पैसा, दूसरे साल में इतना कम हुआ, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, तो 10 साल में टोटल कितना पैसा कम हो गया, ठीक है। यस हृदय का फाइनली आई थिंक आंसर अभी करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब में से देखो P/100 बाहर निकाल लेंगे, P/100 बाहर निकालिए। इन ब्रैकेट क्या बचा, 15 प्लस 13.5 प्लस 12 प्लस 10.5 एंड इट गोज ऑन टिल 10 ईयर्स। अब 10th साल में कितना परसेंटेज होगा, आप चाहो तो निकाल सकते हो। इट्स एन AP ऑफ 10 टर्म्स। 10th टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 9, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1.5 नेगेटिव में, तो बोल सकता हूँ 10th टर्म कितनी हो गई, 1.5 हो गई। यस अब्बास का बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। तो बेटा 10th टर्म भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया 1.5। तो अब इनका सम आप निकाल लोगे, दिस इज टोटल अमाउंट डेप्रिशिएटेड, टोटल डेप्रिशिएशन हो जाएगा P/100 इंटू, इन ब्रैकेट व्हाट इज सम ऑफ 10 टर्म्स, 10/2 A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अभी आपके पास, 6 लाख रुपए, एक जीरो और यहाँ पे होना चाहिए, 6 लाख हो जाएगा, 2 3 4 5 6 लाख अपॉन 100 इंटू 10/2 16.5 हो जाएगा 165/2। 2 जीरोज यहाँ से कट गया आपका। ओके तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन बाकी तो कर लेंगे अभी हम लोग, है ना। 6,000 है तो 3,000 हो जाएगा, ये बच गया 3,000 इंटू 165, ये 495। डेप्रिशिएटेड अमाउंट है। तो अभी टोटल फाइनल कॉस्ट इसका कितना होगा, फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल प्राइस इसका माइनस डेप्रिसिएशन।
ओरिजिनल प्राइस इसका था 6 लाख माइनस 3000 इंटू 165। तब हम एक काम करते हैं, 3 जीरोज यहाँ से बाहर निकाल लिया और एक 3 निकाल लिया बाहर, तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, तो आपने 3000 बाहर कॉमन निकाल लिया, ये बचा 200 माइनस 165 दैट इज 35। 35 इंटू 3 हो जाएगा 105 और 3 जीरोज आ जाएगा पीछे। 1,05,000 इज द नेट वर्थ ऑफ दैट प्रोडक्ट। मशीन का भी नेट वर्थ है 1,05,000। ठीक है ना, बिल्कुल। सर एक और मेथड है। हाँ, क्या किया? यस सर। तो मैंने क्या किया कि 10 इयर्स है, तो एट द एंड ऑफ 10 इयर्स कितना डिप्रीशिएट होगा वो फाइंड आउट कर लिया, और स्टार्टिंग में कितना डिप्रीशिएट होगा वो फाइंड आउट कर लिया। तो n/2 टाइम्स a प्लस एल से और डिप्रीशिएटेड अमाउंट का सम आ जाएगा, 6 लाख में से माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम ही मेथड है ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप सर हम तो ये भी कर सकते हैं ना कि स्टार्टिंग में 15% था, फिर घट रहा है तो d माइनस 1.5 लिया, तो फिर सम ऑफ 10 टर्म्स करके टोटल परसेंटेज कितना घटा वो निकाल लिया 82.5%, और फिर उसको 6 लाख से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर। वही क्या हुआ है, ये परसेंटेज वही है बेटा, ये परसेंटेज वही लिखा हुआ है। प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट ही निकला। सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं, मेरा काम थोड़ा सा, मैं आलसी हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता नहीं हूँ कभी भी, लास्ट तक रखता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कट जाती है। सेम स्टोरी है, तुमने d माइनस 1.5 लिया, ये d माइनस 1.5 लिखा हुआ है। 10th टर्म निकाला, 10th टर्म निकाला है, इसके अलावा फंडा ही नहीं, यही फंडा लगेगा। फिर आप कुछ भी कैलकुलेट करो, आपके ऊपर है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, नाम अलग अलग दे सकते हो कि सर मैंने प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाली और फिर कर लिया, फंडा यही है। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट निकाल के माइनस करना है। ओके, आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे दी है इस चैप्टर में, इसके अलावा देयर इज नथिंग टू डिस्कस। ठीक है ना, तो हम लोग एपी को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर।